नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए बीएड पार्ट थर्ड ईयर की क्लास पढ़ेंगे। बीए बीएड थर्ड ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे और आज का अपना जो टॉपिक है पंजाब का विलय। डियर बच्चों, यह पंजाब का विलय जो टॉपिक है ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले हमने इसके 2 लेसन पढ़े थे जिनमें मैंने आपको पंजाब के शासक रणजीत सिंह के बारे में बताया था। इन्होंने किस प्रकार पंजाब की जो अलग अलग मिसलें थी उनको एक किया और पूरे पंजाब पर शासन किया। इनकी मृत्यु के बाद पंजाब का अंग्रेजी शासन में विलय हो गया, यानी अंग्रेजी शासन में विलय हो गया पंजाब का, जिसके हम कारण पढ़ रहे थे। कारणों में भी पहला हमने पढ़ा था रणजीत सिंह के कमजोर उत्तराधिकारी, क्योंकि उस रणजीत सिंह के बाद उसके 7 पुत्र थे। साथों ही कोई इतना योग्य नहीं था कि वह पंजाब की वापस रणजीत सिंह की भरपाई कर सके। साथ ही हमने सरदारों के आपसी संघर्ष पढ़े, जहाँ डोगरा जो सामंत थे और सिंगनवालिया जो सामंत थे वो आपस में लड़ रहे थे और किस प्रकार उन्होंने उनकी जो शक्ति है उनको आपस में लड़कर ही क्षीण कर लिया। इसके बाद हमने पढ़ा था पंजाब की जो सिख सेना थी उनका राजनीति में प्रवेश हो गया और उन्होंने खालसा पंचायत की स्थापना कर ली और जो ज़्यादा पैसे देता था उनकी ओर से वह युद्ध लड़ रहे थे। अब इसके आगे बताया मैंने अंग्रेजों की नीति। अब जब रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों की नीति क्या रही कि जो शासक लड़ रहे थे वो अंग्रेजों से सहयोग प्राप्त कर रहे थे। अंग्रेजों से सहयोग प्राप्त करने की बात करते तो अंग्रेज भी यही चाहते थे कि रणजीत सिंह के बाद में जो संधि थी अमृतसर की वो तो पूरी हो गई। अब नए जो आपस में लड़ रहे हैं तो अंग्रेजों को भी उचित अवसर मिल गया उन पर अधिकार करने का। तो इन्हीं जो अधिकार करने की बातें थी इनको फिर आगे बढ़ाएंगे और युद्ध का प्रारंभ करेंगे। आंग्ल सिख प्रथम युद्ध के कारण बताए थे मैंने। आंग्ल सिख युद्ध प्रथम, ठीक, उसके कारण मैंने आपको बताए थे। युद्ध का प्रारंभ नवंबर 1845 में युद्ध का प्रारंभ हुआ। अब इसके आगे हम इसकी परिचर्चा जारी रखेंगे। 1845 में अंग्रेजों ने लुधियाना के निकट 2 गांवों पर अचानक आक्रमण कर दिया, यानी अंग्रेजों ने आगे बढ़कर लुधियाना के 2 गांवों पर आक्रमण कर दिया। ये दोनों गांव सिख राज्य के अधिकार में थे। अंग्रेजों ने इन गांवों पर अधिकार करते समय यह तर्क दिया कि इन गांवों में ब्रिटिश सरकार के अपराधी छिपे हैं, यानी जानबूझ के कोई न कोई बहाना बनाना था और कहा यहाँ अंग्रेजों के विरोधी अपराधी छिपे हुए हैं और उन्हें पकड़ने के लिए सैनिक कार्रवाई की गई है। इसके तुरंत बाद गवर्नर जनरल हार्डिंग भी सतलज नदी की ओर बढ़ा। 7-8 दिसंबर को हार्डिंग ने मेरठ, अंबाला आदि स्थानों पर अंग्रेजी सेना को तैनात कर दी। अंग्रेजी सेना को फिरोजपुर पहुंचने के आदेश प्रसारित कर दिए गए। अंग्रेजी सेना की इन गतिविधियों ने सिखों को उत्तेजित कर दिया। इस संदर्भ में कन्नीगम ने लिखा है, यदि सिख सेनाओं ने अंग्रेजों की सैनिक तैयारी न देखी होती तो वे लाल सिंह और तेज सिंह जैसे नेताओं के बहकावे में न आते। लाल सिंह इस समय सिख राज्य का वजीर, तेज सिंह सेनापति था। ये दोनों नेता अंग्रेजों की राय से काम कर रहे थे और दोनों ही सिख सेना को परास्त करवाना चाहते थे ताकि बाद में अंग्रेजों की सहायता से वे अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को पूरा कर सके। 11-12 दिसंबर को सिख सेना ने सतलज नदी को पार किया और हार्डिंग पर तुरंत युद्ध की घोषणा कर दी। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि सतलज को पार करके सिख सेना अपने ही क्षेत्र में रही और उन्होंने अंग्रेजों के संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश नहीं किया। इससे अंग्रेज लेखकों की यह बात गलत सिद्ध हो जाती है कि सिखों ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया था, इसलिए अंग्रेजों को युद्ध लड़ना पड़ा। कैम्पबेल ने लिखा है, इतिहास में यह
लिखा हुआ है कि सिख सेना ने हम पर आक्रमण करने के संकल्प के साथ ब्रिटिश सेना पर आक्रमण किया, ब्रिटिश क्षेत्रों पर आक्रमण किया, परंतु अधिकांश व्यक्तियों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। यानी अंग्रेज जहाँ ये मानते हैं लेखक कि ब्रिटिश सिख सेना ने हमारे क्षेत्रों पर आक्रमण किया, किंतु ऐसा कोई भी नहीं कहता, ये एक झूठ बात थी। उन्होंने तो हमारी सीमावर्ती छावनियों पर आक्रमण किया और न ही हमारे क्षेत्रों में प्रवेश किया। उन्होंने केवल नदी पार करके अपनी ही सीमा में अपना अड्डा जमा लिया था। गवर्नर जनरल होल्डिंग के एक मित्र ने, जिनका नाम है रॉबर्ट एन कस्ट, ने अंग्रेजों की कार्रवाई को पंजाब की स्वतंत्रता का पहला आक्रमण बताया। सिखों और अंग्रेजों के मध्य पहली टक्कर 18 दिसंबर 1845 के दिन फिरोजपुर के निकट मुदकी नामक स्थान पर हुई थी। इसमें सिख सेना के अग्रिम दस्ते के 2000 सैनिकों ने ही भाग लिया था। सिख सेना को पीछे हटना पड़ा, परंतु उन्होंने अंग्रेजों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और अंग्रेजों को भी मालूम हो गया कि रणजीत सिंह जैसी जिस सेना को प्रशिक्षित छोड़ गया है, उसे पराजित करना आसान कार्य नहीं है। 21 दिसंबर को फिरोज शाह नामक स्थान पर दूसरा युद्ध लड़ा गया। सिखों ने अंग्रेजों के आक्रमण को विफल बना दिया। उनके तोपखाने ने अंग्रेजों के हौसले पस्त कर दिए और अंग्रेजों को अपनी पराजय का पूरा विश्वास हो गया था, परंतु लाल सिंह ने सिख सेना को लाभ नहीं उठाने दिया। पीछे हटती हुई सेना अंग्रेजी सेना का पीछा करने के स्थान पर लाल सिंह सेना सहित युद्ध मैदान से वापस लौट गया। फिरोज शाह का युद्ध अंग्रेजों को हारने के बाद जीता था। इस समय अंग्रेजों की स्थिति ठीक नहीं थी, उनका गोला बारूद भी समाप्त हो गया था। यदि सिख सेना की स्थिति ठीक नहीं थी, उनका सिख सेना को इस समय युद्ध का आदेश दिया गया होता तो अंग्रेजों की पराजय निश्चित थी, परंतु विश्वासघाती नेताओं ने उन्हें इतना समय दे दिया कि वे लोग गोला बारूद एकत्र कर अपनी स्थिति मजबूत बना सके। यानी वही है कि अपने ही लोगों ने दगा दे दिया, इसीलिए परास्त हुए। फिर 21 जनवरी 1846 को दोनों पक्षों के मध्य अलीवाला बूदीवाल नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की पराजय हुई। तेज सिंह ने अवसर का लाभ नहीं उठाने दिया और सिख सेना पीछे हट गई। 10 फरवरी 1846 को सोबराय नामक स्थान पर अंतिम युद्ध लड़ा गया, जिसमें सिख सेना की पराजय हुई, जिसमें अंग्रेजी सेना का सामान भी बच गया। 13 फरवरी को अंग्रेजी सेना ने सतलज को पार किया और 20 फरवरी को लाहौर पर कब्जा कर लिया। विवश होकर सिखों को संधि करनी पड़ी, यानी सिखों को विवश होकर उनसे संधि करनी पड़ी। लाहौर की संधि कहलाई। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को ईस्वी को दोनों शक्तियों के मध्य लाहौर की संधि हुई। संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए दलीप सिंह गवर्नर जनरल के शिविर में गए। इस संधि के अंतर्गत मुख्य बातें निम्न थी। इनकी शर्तें निम्न हैं। पहली, पंजाब के सिख राज्य ने सतलज नदी के दक्षिणी प्रदेशों पर अपना अधिकार त्याग दिया और वे कंपनी प्रदेश को सुपुर्द कर दिए। यानी जो दक्षिणी सतलज के दक्षिण में जो प्रदेश है, उन पर सिख अपना अधिकार त्याग देंगे और वह प्रदेश कंपनी को दे देंगे। सतलज एवं व्यास नदी के बीच का जालंधर, दोआब तथा अन्य स्थित सभी किलों पर महाराजा रणजीत सिंह अपना अधिकार हटा लिया और कंपनी का अधिकार स्वीकार कर लिया। यानी बहुत बड़ी बात थी ये। तीसरा, पंजाब राज्य 2.5 करोड़ रुपए युद्ध का हर्जाना देगा। पंजाब राज्य ने 50 लाख रुपए चुकाने का आश्वासन दिया और 1.5 पंजाब राज्य 1.5 करोड़ रुपए युद्ध का हर्जाना देगा। पंजाब राज्य ने 50 लाख रुपए चुकाने का आश्वासन दिया और 1 करोड़ के बदले में हजारा और कश्मीर कंपनी को सौंप दिया। यानी जिस राज्य को रणजीत सिंह ने बनाया था, वह अब अंग्रेजों के पास चला गया। अगला, सिख सेना की संख्या निश्चित कर दी गई। अब पंजाब राज्य के लिए 12,000 घुड़सवार, 20,000 पदाती सैनिक से अधिक सेना रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। युद्ध के दौरान सिखों ने कंपनी की जो तोपें छीन ली थी, उन्हें वापस लौटा दिया गया। पंजाब के तोपखाने को भी सीमित कर दिया गया। यह हो गई चौथी शर्त। पांचवी, दलीप सिंह को पंजाब का महाराजा, रानी जिंदन को उसकी संरक्षिका और लाल सिंह को उसका वजीर स्वीकार किया गया। छठी, पंजाब राज्य ने कंपनी की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी यूरोपियन अथवा अमेरिकन को अपनी सेवा में न रखने का वचन दिया। यानी आप
अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी भी यूरोपीय अमेरिकन को अपने यहाँ पर नौकरी नहीं देंगे। अगला, कंपनी की सेना को स्वतंत्रता पूर्वक पंजाब के एक भाग से दूसरे भाग में जाने की स्वीकृति दे दी गई। यानी कंपनी की सेना अगर पंजाब के राज्य से निकलना चाहे इधर से उधर, एक भाग से दूसरे भाग में, तो उसकी स्वीकृति दी गई। पंजाब दरबार में एक रेजिडेंट नियुक्त करने की बात मान ली गई। सर हेनरी लॉरेंस को इस पद पर नियुक्त किया गया। कंपनी ने पंजाब के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया, यानी रेजिडेंट रहेगा पर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अक्टूबर 1846 में यह हो गई संधि की शर्तें पूरी, जो आपको निश्चित रूप से समझ में आई होगी। अक्टूबर 1846 में कंपनी ने कश्मीर तथा उसके आसपास क्षेत्रों के डोगरा सरदार गुलाब सिंह को 1 करोड़ रुपए में बेच दिया। यानी कश्मीर और उसका क्षेत्र डोगरा सरदारों ने 1 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इस प्रकार विश्वासघाती गुलाब सिंह को उसकी सेवा के लिए पुरस्कृत किया गया। उसे एक विशाल प्रदेश का शासक बना दिया गया। इसमें वजीर लाल सिंह को ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और उसने कश्मीर के गवर्नर इमामुद्दीन को गुलाब सिंह के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया। कंपनी ने अपनी सेना भेजकर इमामुद्दीन के विद्रोह को कुचल दिया और जांच पड़ताल के बाद चला कि इस विद्रोह को भड़काने में लाल सिंह का हाथ था, तो कंपनी ने उसे वजीर पद से हटा दिया। इस घटना से सिख सरदारों ने सोचा कि यदि अंग्रेज पंजाब में हट गए तो पंजाब पुनः अराजकता पैदा हो जाएगी। अतः 15 दिसंबर 1846 को एक आम दरबार में सिखों ने यह तय किया कि महाराजा दिलीप सिंह के वयस्क होने तक शासन सत्ता के समस्त अधिकार अंग्रेज रेजिडेंट को सौंप दिए जाए। तदनुसार कंपनी से प्रार्थना की गई कि वह लाहौर की संधि को पर्याप्त संशोधन करे। फिर नई संधि भेरोवाल की संधि की गई। भेरोवाल की संधि की गई, यानी लाहौर की संधि को मॉडिफाई करके भेरोवाल की संधि की गई। सिख सरदारों के अनुरोध पर 30 दिसंबर 1846 को पंजाब राज्य तथा कंपनी के मध्य एक नई संधि संपन्न हुई, जिसे भेरोवाल की संधि कहा जाता है। कुछ विद्वानों ने इसे लाहौर की द्वितीय संधि के नाम से भी पुकारा है। इसकी शर्तें निम्न हैं। पहली, महाराजा दलीप सिंह के वयस्क होने तक पंजाब राज्य का शासन परिषद को सौंपना तय किया गया। अंग्रेज रेजिडेंट का परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यानी एक परिषद बनाई जाएगी, उस परिषद का अध्यक्ष अंग्रेज रेजिडेंट होगा। उस परिषद के 8 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार उसे दे दिया गया। रानी जिंदन को प्रशासन से बिल्कुल वंचित कर दिया, यानी जो रानी जिंदन थी पहले, जो उसकी संरक्षिका थी दलीप सिंह की, अब उसे बिल्कुल वहां से हटा दिया गया। दूसरी, कंपनी की सेना को पंजाब में रखने का फैसला किया गया और उसके लिए पंजाब राज्य 22 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देगा। यानी अब पंजाब में कंपनी की सेना रहेगी और 22 लाख रुपए उसे उसके व्यय का देना होगा वार्षिक। परिणाम, पहले युद्ध का सिखों के लिए प्रथम सिख युद्ध के परिणाम बड़े घातक सिद्ध हुए। लाहौर की संधि के अनुसार सिख राज्य की लगभग 2/3 भूमि उसके अधिकार से निकल गई, यानी 2/3 भूमि अंग्रेजों के पास चली गई, उनके हाथ से निकल गई सिखों के, जिसके परिणाम उसे अपनी आय का बहुत बड़ा साधन और आबादी का हिस्सा खोना पड़ा। यानी पंजाब की जो आबादी थी, आय के जो साधन थे, वह अब उनको खोना पड़ा। अंग्रेजों ने जम्मू कश्मीर से एक पृथक डोगरा राज्य स्थापित करके रणजीत सिंह के विशाल साम्राज्य को छिन्न भिन्न करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। रणजीत सिंह द्वारा निर्मित विशाल सिख सेना को अत्यधिक सीमित करके उसे कमजोर बना दिया गया। लाहौर दरबार में रेजिडेंट की नियुक्ति करके पंजाब का राजनीतिक स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी। जो पंजाब पहले स्वतंत्र था, उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी। पंजाब की वास्तविक सत्ता अब अंग्रेजों के हाथ में आ गई। पंजाब अंग्रेजी सेना के नियंत्रण में आ गया। पंजाब में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने का दायित्व भी अंग्रेजों की सेना ने ले लिया। वस्तुतः भेरोवाल की संधि से पंजाब की सैनिक और असैनिक शासन कंपनी के हाथ में आ गया। यदि कंपनी चाहती तो पूरे संपूर्ण पंजाब को अपने साम्राज्य में मिला सकती थी। परंतु गवर्नर जनरल हार्डिंग ने इस समय पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में न मिलाए जाने के विरुद्ध था। हार्डिंग उनको अपने साम्राज्य में नहीं मिलाना चाहता था। वह पंजाब को धीरे धीरे अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाना चाहता था और समय के लिए पंजाब के
शासन स्थानीय सरदारों एवं ब्रिटिश रेजिडेंटों के माध्यम से चलाने के पक्ष में था। अगला है द्वितीय सिख युद्ध, यानी अब दूसरा है आंग्ल सिख युद्ध। यानी एक तरह से पंजाब की जो सेना समाप्त कर दी, उसका साम्राज्य छिन्न भिन्न कर दिया। तो पंजाब के लोगों ने सोचा ये अंग्रेज तो हमारे स्वतंत्रता को नष्ट कर रहे हैं, अतः उन्होंने मिलकर वापस एक बार युद्ध करने की सोची। इसीलिए दूसरा युद्ध 1848 से 49 के मध्य हुआ था। 1848-49 जनवरी 1848 में हार्डिंग के स्थान पर लॉर्ड डलहौजी नया गवर्नर जनरल बनकर आया। वह होर्डिंग की भांति प्रयोगात्मक सहनशीलता की नीति में विश्वास रखने वाला व्यक्ति नहीं था। वह कट्टर साम्राज्यवादी था और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करना चाहता था। उसके आने से कुछ महीनों बाद ही द्वितीय सिख युद्ध प्रारंभ हो गया। पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया और द्वितीय सिख युद्ध के निम्न कारण है। पहला, अधिकांश सिखों को विश्वास था कि प्रथम सिख युद्ध में उनकी पराजय का मूल कारण उनकी कम संख्या अथवा कमजोरी ने होकर नेताओं लाल सिंह और तेज सिंह और गुलाब सिंह की गद्दारी थी, यानी इन तीनों ने गद्दारी की थी। सिखों का मानना था कि यदि वे अब भी संयुक्त होकर अंग्रेजों से युद्ध करें तो उन्हें परास्त करना कठिन न था। सभी चाहते थे कि अंग्रेजों को परास्त कर रणजीत सिंह के सिख राज्य को पुनः स्वतंत्रता और स्थिरता प्रदान की जाए। इसके लिए अंग्रेजों को युद्ध में परास्त करना आवश्यक था। यानी पहले जो कारण बताया गया था, पहला यह है कि लाल सिंह तेज सिंह इनकी वजह से हम युद्ध हारे, अगर हम वापस इकट्ठे होकर युद्ध करेंगे तो अंग्रेजों को परास्त कर सकते हैं और रणजीत सिंह का जो शासन है उसे पुनः बहाल कर सकते हैं। पहला कारण तो यह है। दूसरा, पंजाब में नियुक्त ब्रिटिश रेजिडेंट सर हेनरी लॉरेंस ने पंजाब के आंतरिक मामलों में काफी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। मुसलमानों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की गई जो सिख धर्म की भावनाओं को पसंद नहीं आई। यानी सिख धर्म की जो भावनाएं हैं उनको पसंद नहीं आई, क्योंकि वहां पर मुसलमानों को तवज्जो दी जाने लगी। सामाजिक क्षेत्र में भी किए जाने वाले सुधार भी परंपरावादी सिख समाज को पसंद न आए। भू राजस्व व्यवस्था तथा जमींदारी व्यवस्था में भी जब मामूली परिवर्तन किए गए तो सिखों का असंतोष और भी अधिक बढ़ गया। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करने का निश्चय किया। यानी अंग्रेजों द्वारा जो उनकी सामाजिक, आर्थिक, उनकी धार्मिक भावनाओं को जो आहत पहुंचाया गया, इससे भी सिख नाराज थे, परंपरावादी। अतः वह अंग्रेजों को ब्रिटिश सत्ता को पंजाब से उखाड़ फेंकना चाहते थे। तीसरा, कश्मीर के विद्रोह के बाद लाल सिंह को पदच्युत करके बनारस भेज दिया गया, किंतु रानी जिंदन ने के विद्रोह के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब रानी ने अंग्रेजों पर विरोधी षड्यंत्र रचने का आरोप लगाकर शासन से पृथक कर दिया गया और उसे वार्षिक पेंशन देकर पंजाब से बाहर रहने के लिए विवश किया गया। इसे सिखों ने संपूर्ण जाति का अपमान समझा। अंग्रेजों के विरुद्ध कोई ठोस कदम उठाने की बात सोचने लगे। यानी रानी जिंदन का जो उसे पेंशन देकर पंजाब से अलग कर दिया गया और रानी के प्रति अभी भी सिख लोगों के प्रति के मन में श्रद्धा थी। अतः अंग्रेजों की इस कार्रवाई से सिख नाराज हो गए और उन्होंने अंग्रेजों के शासन को उखाड़ फेंकने की बात सोचने लगे। भेरावल की संधि के बाद जो नई संरक्षण परिषद बनाई गई थी, शासन के समस्त अधिकार ब्रिटिश रेजिडेंट के हाथ में आ गए थे और वह अपनी इच्छा अनुसार शासन चलाने लगा। ब्रिटिश रेजिडेंट ने शासन के उच्च पदों पर अंग्रेज अधिकारियों को नियुक्ति करना शुरू कर दिया। इससे राज्य और प्रशासन में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा और सिखों का प्रभाव कमजोर हो गया। यानी नई जो सिख संधि हुई थी, भेरावल की संधि, उसमें रेजिडेंट को एक परिषद बनाकर सारे अधिकार सौंप दिए। यह अधिकार सौंपने से क्या हुआ, ब्रिटिश रेजिडेंट ने प्रशासन के उच्च पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति करना प्रारंभ कर दिया और सिखों का इससे प्रभाव घटने लगा। अगली है लाहौर की संधि में सिख सेना में भारी कमी होने की शर्त थी। यानी सिख सेना में कमी कर दी गई थी। 12,000 घुड़सवार, 20,000 पदाती सैनिक रखने की बात कही गई थी। ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस और उसके भाई जॉन लॉरेंस ने संधि की शर्त को कार्यान्वित कर 1,000 सिख सैनिकों को अपनी सेवाएं समाप्त कर दी। यानी जो सिख सैनिक थे, बहुत से सिख सैनिकों की नौकरी से उन्हें बर्खास्त कर दिया। बचे हुए सिख सैनिकों के वेतन में कमी कर दी, जिससे सैनिकों में असंतोष व्याप्त हो गया। वे अंग्रेजों के विरुद्ध पुनः युद्ध करने की बात सोचने लगे और यानी जो बच गए थे सैनिक, उनके भी
जो वेतन है उनमें कटौती कर दी। इससे वह नाराज हो गए और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने की बात सोचने लगे। अगला है दीवान मूलराज का अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह द्वितीय सिख युद्ध का तात्कालिक कारण था। यानी दीवान मूलराज का अंग्रेजों के प्रति जो विद्रोह था वह युद्ध का तात्कालिक कारण था। 1844 में अपने पिता सावंतमल की मृत्यु के बाद मूलराज मुल्तान का गवर्नर बना। लाहौर दरबार ने उससे उत्तराधिकारी के रूप में 30 लाख रुपए की मांग की, जिसके लिए मूलराज तैयार न था। इस पर लाहौर दरबार ने दूसरा प्रस्ताव रखा, जिसके अनुसार जंग का जिला मुल्तान से पृथक करके मूलराज से पहले वर्ष में 19 लाख के स्थान पर 25 लाख और बाद में 30 लाख प्रतिवर्ष लेने का निर्णय लिया। परंतु मूलराज को यह प्रस्ताव पसंद न आया। उसने सूबेदारी से त्यागपत्र दे दिया। MS जैन ने लिखा है, अगस्त 1846 में मुल्तान के गवर्नर मूलराज ने जिले का वार्षिक लगान 19,06,000 रुपए देना तय किया। लेकिन 1847 में जॉन लॉरेंस के सुधारों के फलस्वरूप वह इतनी राशि लगान में न दे पाया। इसलिए दिसंबर 1847 में उसने लॉरेंस से लगान घटाने का आग्रह किया। लॉरेंस के न मानने पर उसने गवर्नरी से त्यागपत्र दे दिया। कारण जो भी रहा हो, मूलराज ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। परंतु जॉन लॉरेंस ने उसे कुछ महीनों और कार्य करने को कहा। मूलराज ने लॉरेंस के प्रस्ताव को इस शर्त पर स्वीकार किया कि उसके त्यागपत्र को गोपनीय रखा जाएगा, अन्यथा लगान वसूली में काफी कठिनाइयां हो सकती है। कुछ दिनों बाद लॉरेंस के स्थान पर क्यूरी नया रेजिडेंट बनकर आया। उसने सार्वजनिक रूप से मूलराज के त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया और उसके स्थान पर सरदार खान सिंह को नया गवर्नर नियुक्त किया। उसकी सहायता के लिए 2 अंग्रेज एग्यूनियो एंडरसन को मुल्तान भेजा। 19 अप्रैल 1848 को मूलराज ने शांतिपूर्वक मुल्तान का किला खान सिंह को सौंप दिया, परंतु उत्तेजित स्थानीय सैनिकों ने उसी दिन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन मूलराज ने भी विद्रोह कर दिया। इसलिए कुछ अंग्रेज इतिहासकारों ने इस घटना में मूलराज का हाथ होना का आरोप लगाया, परंतु स्वयं डलहौजी ने स्वीकार किया था कि मूलराज का हाथ नहीं था। लाहौर दरबार ने मुल्तान के विद्रोह को तुरंत दबाने में अंग्रेजों का पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया, परंतु गवर्नर जनरल डलहौजी ने जानबूझकर इस विद्रोह को पंजाब के अन्य भागों में फैल जाने दिया, ताकि बाद में उसे सिख पंजाब हथियाने में बहाना मिल जाए। डलहौजी ने अगस्त 1848 को पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में लाने का निर्णय ले लिया तथा मुल्तान के विद्रोह के समय पर नहीं दबाया। इसका दबाव पंजाब के दूसरे क्षेत्रों पर भी पड़ा। बन्नू, पेशावर, पंजाब के उत्तरी पश्चिमी भागों में भी विद्रोह फैल गया। सिख लोग अंग्रेजों को पंजाब से बाहर निकालने के लिए उठ खड़े हुए। विद्रोह के फैलने के कारण अंग्रेजों और मूलराज के विद्रोह में रानी जिंदन का हाथ होने का आरोप लगाकर उसे पंजाब से बाहर भिजवाना था। वस्तुतः इसी समय दीवान मूलराज तथा दीवान विद्रोह का केंद्र बनाने में लगी हुई थी। अंग्रेजों ने विद्रोह को भड़काने के लिए रानी पर झूठा आरोप लगाकर उसे पंजाब से निर्वासित कर दिया था। दूसरा कारण, हजारा के सूबेदार छत्तर सिंह को अंग्रेजी अधिकारियों द्वारा अपमानित किया जाना। मजे की बात यह है कि इस समय शेर सिंह को लाहौर दरबार की तरफ से मूलराज के विद्रोह को दबाने के लिए मुल्तान भेजा गया। अंग्रेज चाहते थे कि शेर सिंह भी विद्रोही बन जाए ताकि पंजाब पर आक्रमण करने का ठोस आधार मिल जाए। इसलिए शेर सिंह ने पिता छत्तर सिंह के अपमान किया गया। इसके पिता के असम्मान के कारण शेर सिंह भी विद्रोह में सम्मिलित हो गया। इस प्रकार डलहौजी की योजना सफल रही। पंजाब के चारों ओर अव्यवस्था और अशांति फैल चुकी थी। अब मौसम थी सैनिक कार्रवाई के अनुकूल हो गया। ऐसी स्थिति में डलहौजी ने घोषणा की कि बिना किसी सूचना अथवा बिना किसी कारण के सिख राष्ट्र ने युद्ध को आमंत्रित किया है। लाहौर दरबार भी अभी तक अंग्रेजों का वफादार बना हुआ है और वहाँ के शासन भी अंग्रेज अधिकारियों के हाथ में था। अतः लाहौर दरबार द्वारा अंग्रेजों को चुनौती देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता था। अंग्रेज सेनापति लॉर्ड गफ को पंजाब पहुंचने पर यह जानकारी नहीं थी कि युद्ध थोपकर उसे हथियाने की योजना अपने कुछ विश्वस्त साथियों तक ही सीमित रख छोड़ी थी। इसलिए पंजाब के विरुद्ध बाकायदा युद्ध घोषित नहीं किया गया था। घटनाएं, शेर सिंह और मूलराज ने मिलकर अंग्रेजों को सिख सैनिकों को संगठित करना शुरू किया। अत्तारवाला सिख सरदारों ने पूरा सहयोग दिया। नवंबर
1848 में लाहौर की तरफ से हजारा में विद्रोह का दमन करने के लिए अंग्रेज सेना ने रावी नदी को पार किया। 22 नवंबर 1848 को चिनाब नदी के तट पर रामनगर के स्थान पर दोनों पक्षों में पहला युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों को हानि उठानी पड़ी। डलहौजी ने एक दुखद घटना कहा। 3 दिसंबर को सादुलपुर के निकट दोनों पक्षों में अनिर्णायक युद्ध हुआ। 13 जनवरी 1849 को चिलियानवाला का भयंकर युद्ध लड़ा गया, जिसमें दोनों पक्षों को भारी क्षति उठानी पड़ी। स्वयं डलहौजी ने लिखा कि एक और ऐसी ही विजय हमें नष्ट कर देगी। इसी बीच अंग्रेजों ने मुल्तान पर भी आक्रमण कर दिया। 22 फरवरी 1848 को मूलराज ने आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों पक्षों के मध्य अंतिम युद्ध चिनाब नदी के तट पर गुजरात नामक स्थान पर 21 फरवरी 1849 को लड़ा गया। इस निर्णायक युद्ध में सिखों की पराजय हुई। अंग्रेजी सेना ने 15 मील तक सिखों सैनिकों का पीछा किया। 12 मार्च 1849 को शेर सिंह, छतर सिंह तथा अन्य सरदारों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही द्वितीय सिख युद्ध बंद हो गया और पंजाब की जो सिख सेना थी वह परास्त हो गई। यह था गुजरात का जो युद्ध था, वो अंतिम था, वो लड़ा गया था। उसके बाद सिख सेना भाग गई और उनका पीछा 15 मील तक अंग्रेजी सेना ने किया और सिखों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। अगला है पंजाब का विलय। 29 मार्च 1849 को डलहौजी की एक घोषणा द्वारा महाराजा दलीप सिंह के राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने अपनी जिम्मेदारी पर काम किया, क्योंकि उस समय इंग्लैंड की सरकार पंजाब के विलय के पक्ष में नहीं थी। यही कारण है कि डलहौजी ने कंपनी के डायरेक्टरों की आज्ञा की भी प्रतीक्षा नहीं की। डलहौजी ने घोषणा की के पूर्व ही दलीप सिंह को एक आम दरबार में कोहिनूर हीरा और अपने राज्य अंग्रेजों को समर्पित कर दिया। यानी जो भारत का जो हीरा था कोहिनूर और पंजाब का राज्य है, दलीप सिंह ने अंग्रेजों को सौंप दिया, समर्पित कर दिया। दलीप सिंह को पेंशन देकर बनारस भेज दिया गया। कुछ वर्षों बाद इंग्लैंड चले गए। उसकी मां जिंदन भी इंग्लैंड चली गई। दिलीप सिंह ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। इस प्रकार रणजीत सिंह की शक्तिशाली सिख राज्य का अंत हो गया। अब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की सीमाएं भारत की प्राकृतिक सीमाओं तक जा पहुंची। अंग्रेजों के लिए अफगानिस्तान पर नियंत्रण रखना सरल हो गया। सिखों की पराजय के साथ ही भारत में उन्हें चुनौती देने वाली शक्ति का भी अंत हो गया। अब अंग्रेजों को किसी भारतीय शक्ति से इस प्रकार की कोई खतरा नहीं था। पंजाब विलय के संबंध में डलहौजी की नीति के बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है, यानी इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। उसकी नीति का समर्थन करते हुए कुछ लेखकों ने लिखा है कि लॉर्ड हार्डिंग ने यद्यपि पंजाब का शासन अल्पवयस्क दलीप सिंह के हाथों को ध्यान में रखते हुए किया गया था, परंतु कुचक इससे सिखों के सरदारों के स्वार्थ पूर्ति न हो पाई। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध कुचक्र रचना शुरू कर दिया। इतिहासकार हंटर का मानना है कि ऐसी परिस्थिति में पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाना अथवा अन्य कोई विकल्प न था। डलहौजी के समर्थक लेखकों का कहना है कि सिखों ने लाहौर और भैरववाल की संधि का उल्लंघन किया था। डलहौजी ने भी कहा था कि सिखों को ने संधि तोड़कर अंग्रेजों पर युद्ध थोप दिया था, जिसका यह भी कहना था कि सिखों ने ब्रिटिश रेजिडेंट की आदेशों की अवज्ञा कर मुल्तान में अंग्रेज अधिकारियों की हत्याएं की तथा समस्त सिख जाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। सरदार छतर सिंह और उसके पुत्र राजा शेर सिंह ने इस प्रकार के विद्रोह का नेतृत्व किया, अंग्रेजों को पंजाब से बाहर निकालने का संकल्प किया। ऐसी स्थिति में डलहौजी के पास कोई विकल्प नहीं रह जाता। किंतु इतिहास का कोई भी विद्यार्थी संपूर्ण घटना चक्र के ध्यान में रखने के बाद डलहौजी की इस कार्रवाई को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता। यह तर्क है कि सिख सरदारों ने लाहौर तथा भैरववाल की संधि का उल्लंघन किया आधारहीन प्रतीत होता है, क्योंकि लाहौर दरबार की समस्त सत्ता तथा पंजाब का राज्य सैनिक और असैनिक नियंत्रण अंग्रेजों के हाथ में था। संरक्षक परिषद के 8 सदस्यों में से केवल एक ने विद्रोह में सक्रिय भाग लिया और एक अन्य सदस्य के बारे में संदेह मात्र था। शेष 6 सदस्य अंग्रेजों के प्रति वफादार वफादार बने रहे। 1847 में स्वयं अंग्रेज रेजिडेंट ने लिखा, कुल मिलाकर दरबार से मुझे उतना सहयोग मिल रहा है जितना कि मैं उचित रूप से अपेक्षा करता हूँ। इतना ही नहीं, अंग्रेज रेजिडेंट की इच्छा अनुसार संरक्षक परिषद ने राजा छतर सिंह के विद्रोही घोषित किया। अंग्रेजों के से शांति स्थापना की सहायता मांगी। सेनापति गफ का स्वागत किया और विद्रोह को दबाने के लिए अपने सैनिकों की सेवाएं भी प्रदान की। अंग्रेजी सेना लाहौर दरबार की सहायता के लिए गई थी और विद्रोह को दबाने के तुरंत बाद लाहौर में ही समाप्त
करना किसी दृष्टि से न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। जब सिख सेना ने विद्रोह को दबाने में भाग लिया था तो पंजाब में उठने वाले संपूर्ण विद्रोह का संपूर्ण सिखों का विद्रोह कैसे माना जाए, यानी सिखों ने तो बल्कि उनको दबाने में अपनी महती भूमिका निभाई थी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का आधार न तो नैतिक था न ही सिख सेना का विद्रोह यह डलहौजी की विस्तारवादी साम्राज्यवादी नीति का परिणाम था। यानी अंग्रेजी इतिहासकार ये कह और कुछ इतिहासकार ये कह रहे हैं कि यह युद्ध जो थोपा गया था, क्योंकि जो संरक्षण परिषद थी उसमें सारे के सारे 6 सदस्य पक्ष में बात कर रहे थे। वहाँ सिख सेना ने विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो भैरवपुर और लाहौर की संधि का कैसे उल्लंघन करेंगे। किंतु जो भी रहा हो, यह डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति का ही परिणाम था। इतिहासकार ट्राटर के मतानुसार डलहौजी की यह नीति किसी सिद्धांत अथवा न्याय पर आधारित न थी। प्रशासनिक अध्यक्ष होने के नाते ब्रिटिश रेजिडेंट क्यूरी का कर्तव्य था कि मुल्तान के विद्रोह को दबाए। क्यूरी ऐसा चाहता भी था, परंतु डलहौजी ने उसे बुरी तरह से डांटकर किसी प्रकार का सक्रिय कदम न उठाने का आदेश दिया। वस्तुतः डलहौजी इस विद्रोह को पूरे पंजाब में जाने देना चाहता था। थॉर्नबर्ग ने लिखा है कि भारत सरकार पंजाबी रूपी फोड़े को पकड़ने की प्रतीक्षा में थी ताकि उसे आसानी के साथ चीर-फाड़ किया जा सके। ट्राटर का मानना है कि अंग्रेजों ने सिख सैनिकों अधिकारियों को भड़काकर फिर पंजाब में विलय के लिए बहाना ढूंढ लिया। पंजाब का विलय भारत सरकार की एक सुनियोजित पूर्व योजना थी। मेजर इवेंट्स ने भी लिखा है कि पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाना पवित्र विश्वास का निर्लज हनन था। महाराजा दिलीप सिंह को इस विद्रोही में कोई हाथ नहीं था। डलहौजी ने उसके समस्त अधिकार और उसका राज्य छीनकर कोई न्याय संगत काम नहीं किया। नेक्स्ट, कुल मिलाकर डलहौजी की जो साम्राज्यवादी नीति थी वह उसको हड़पना चाहता था, अतः ये इनके प्रकार उन्होंने यह काम कर दिया निर्लजता पूर्ण। अब सिखों की असफलता के क्या कारण रहे। रणजीत सिंह ने जिस सिख सेना का निर्माण किया था उसने कई शानदार युद्ध जीते, परंतु अंग्रेजों के साथ लड़े गए युद्ध में बुरी तरह असफल रही। उसकी असफलता के लिए विद्वानों ने कई कारणों को उत्तरदायी माना है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार सिख सेना की पराजय का मुख्य कारण पश्चिमी पद्धति के आधार पर किया गया सैनिक संगठन था। सिख सेना इस पद्धति के अंतर्गत पूर्ण दक्षता प्राप्त नहीं कर पाई। यानी रणजीत सिंह ने यूरोपीय पद्धति से सिख सेना का गठन किया था, किंतु वह पूरी की पूरी उस तरह से संगठित नहीं हो पाई थी। उसकी घुड़सवार सेना बहुत कमजोर रही। तोपखाने में भी भारी तोपों की प्रधानता रही। पदाती सैनिक बंदूकों का दक्षता का प्रयोग नहीं करना सीख पाए, परंतु डॉक्टर फौजा सिंह ने इस बात को नहीं मानते। वे एक भ्रांतिपूर्ण तर्क बतलाते हैं इस बात को। उनके हिसाब से पद्धति में कोई दोष नहीं था, दोष नेतृत्व का था। जहाँ तक सिख सैनिकों का रण कौशल और पराक्रम का सवाल है, वे कभी पीछे नहीं रहे और अंग्रेजों को आसानी से जीतने का अवसर नहीं दिया। स्वयं अंग्रेज लेखकों का मानना है कि भारत में जीतने में अंग्रेजों को जितनी संघर्ष सिखों से करना पड़ा उतना किसी अन्य शक्ति से नहीं करना पड़ा। कई बार तो अंग्रेज विजय की आशा छोड़ युद्ध स्थल से भाग छोड़ने की योजना बनाने लगे। इससे स्पष्ट है कि सिखों की पराजय का कारण उनके रण कौशल अथवा साहस की कमजोरी न था, अपितु उनके पराजय का मुख्य कारण सेना नायकों और राजनेताओं की गद्दारी था। यानी उनके जो सेना नायक थे और वो गद्दार थे। प्रथम सिख युद्ध में लाल सिंह, तेज सिंह, गुलाब सिंह जैसे सेना नायक अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके थे कि अंग्रेजों से साठगांठ करके अपनी ही सेना की अपनी सेना को बलि का बकरा बनाने में लेश मात्र भी संकोच नहीं किया। उनकी गद्दारी के कारण सिख सेना युद्ध के प्रारंभिक लाभ को भी उपयोग में न ला पाई। स्वयं रानी जिंदन भी सिख सेना को हराना चाहती थी। सिख तोपखाने की नियुक्ति कैप्टन गार्डनर भी अंग्रेजों से मिला हुआ था। ऐसी परिस्थितियों में सिख सेना की सफल होने का सवाल ही नहीं उठता। यानी सभी तरफ से तो गद्दार बसे थे। डॉक्टर एम.एस. जैन के मतानुसार सिख सेना का पराजय का एक कारण सिख राज्य की आर्थिक दुर्बलता था। 1839 से 45 की अवधि में सिख सेना का तेजी से विस्तार किया गया, जिससे राज्य दिवाला हो गया। बाद में जब राजनेताओं ने सेना की सहायता सत्ता हथियाना शुरू किया तो नेताओं ने अपने विषय में भ्रांतियां पैदा हो गई कि उन्होंने अपना समर्थन अधिक से अधिक मूल्य देने वाली को बेचना शुरू कर दिया। इससे सिख सेना अध्यक्षों का नैतिक पतन हो गया, जो सिख सेना के लिए पराजय का कारण बना। द्वितीय सिख युद्ध में अंग्रेजों की स्थिति आरंभ से ही अच्छी थी। प्रथम युद्ध के बाद सिख सेना को काफ़ी सीमित कर दिया गया। लाहौर दरबार में तथा उसके अधीन सिख सेना भी अंग्रेजों के साथ थी। सैनिक संख्या तथा अस्त्र शस्त्र की दृष्टि से भी सैनिकों की स्थिति कमजोर थी। अंग्रेजों ने पूरी तैयारी के बाद अचानक सिखों के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ किया था। कुछ इतिहासकारों ने सिख डोगरो वैमनस्य को भी पराजय का कारण बताया, परंतु
इस मत में वजह नहीं है, क्योंकि सिख सेना ने सिंगनवालिया सरदारों के विरुद्ध डोगरों का साथ दिया था, परंतु बाद में अंग्रेज अधिकारियों ने जातीय तथा धार्मिक मतभेदों को उभार कर पूरा लाभ उठाया। लॉर्ड डलहौजी की सुनियोजित भेद नीति ने सिखों के सर्वनाश कर दिया। उसने बहुत ही गोपनीयता के साथ अपनी योजना तैयार की और इंग्लैंड की सरकार अथवा कंपनी के संचालकों के निश्चित आदेश प्राप्त किए बिना ही व्यक्तिगत दायित्व पर पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार हमने देखा कि डलहौजी ने अपनी जो साम्राज्यवादी नीति थी उसको लेकर पंजाब राज्य को अंग्रेजी शासन में विलय कर लिया। वह तो यही चाहता था कि धीरे धीरे पूरे पंजाब में हो। मूल राज ने जहाँ मुल्तान में यह संघर्ष किया था, विद्रोह किया था, और उसके बाद एक से बढ़कर एक छत्तर सिंह ने विद्रोह कर दिया, पूरे पंजाब में आग इसकी लपेटों में आ गया। यही अंग्रेजों ने पूरी योजना और तैयारी के साथ इस बात को किया कि युद्ध करेंगे तो पूरी योजना के साथ। अतः उन्होंने पूरी योजना के साथ युद्ध किया और अंत में डलहौजी ने दिलीप सिंह को बनारस भेजा, बनारस से इंग्लैंड भेजा, वहाँ वो ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। रानी जिंदन भी वहाँ चली गई और एक तरह से पूरा का पूरा जो पंजाब साम्राज्य था वो अंग्रेजों के अधीन आ गया। अब अंग्रेज क्या है कि अफगानिस्तान पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते थे। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।